यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? श्योर आकाश? यस, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करा था? एक बार मुझे चैट में ड्रॉप कर दो। डॉस, ठीक है। हम एक काम करेंगे, पहले मैं डॉस के बारे में कुछ प्रैक्टिकल हिस्से करवा देता हूँ, उसके अलावा उसके बाद में आपके जो भी डाउट्स है, जो भी एरर्स है, अपन रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, ग्रेट। हम परफॉर्म करने वाले हैं डॉस यूजिंग नेटवर्किंग। हमने डॉस का इंट्रोडक्शन देख लिया था। हम डॉस को तीन तरीके से परफॉर्म करना सीखने वाले थे। सबसे पहला जो उसमें कंसेप्ट था वो था नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग की मदद से डॉस कैसे हो सकता है? तो सर, अब तक जो हमने कंसेप्ट सीखे थे नेटवर्क स्कैनिंग के, शायद वो ही हमारे काम आएंगे डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए। पहले पूरा मैप क्लियर कर लेते हैं कि ये होगा कैसे, फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ताकि हम फ्यूचर में जैसे चाहे वैसे डॉस अटैक परफॉर्म कर पाए। हाँ। देखो, आज अगर हम बात करें टीसीपी की, जिसके बारे में हमें पता है कि सर ये थ्री वे हैंडशेक फॉलो करता है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब हम एनमैप की मदद से स्कैनिंग कर रहे थे, वो भी टीसीपी स्कैन कर रहे थे, टीसीपी स्कैन की मदद से डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा था? एनमैप का टीसीपी स्कैन कैसे काम कर रहा था? जैसे एवरीवन। सर, असल में पहले जो टीसीपी के काम करने का तरीका था, जिसमें सबसे पहले एक सिन फ्लैग जाता है, फिर रिप्लाई में हमें सिन एक्नॉलेजमेंट मिलता है, फिर हम एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजते हैं। ये टीसीपी के काम करने का तरीका था। इस तरीके से टीसीपी दो मशीन्स के बीच में कनेक्शन बनाता था नॉर्मली, है ना। कोई नेटवर्क स्कैनिंग नहीं, कोई हैकिंग नहीं। नेटवर्किंग में बात करने के लिए टीसीपी ऐसे काम करता था। हमने देखा कि अगर मैं इसके वर्किंग फ्लो की मदद से सामने वाली मशीन से डेटा कलेक्ट कर पाऊं, तो उसे हमने टीसीपी स्कैन कहा। जिसमें हमने क्या करा कि जब ये सिन पैकेट जा रहा था, तो हमने सिन पैकेट को पहले पोर्ट 21 पे भेजा। हमें रिप्लाई मिला, हमने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा, हमारा कनेक्शन बन गया। और साथ ही साथ बीइंग अ हैकर, हमें ये बात पता पड़ गई कि सामने वाली मशीन की पोर्ट 21 ओपन है। फिर हमने कहा अब यही पैकेट मैं पोर्ट 22 पे भी भेजता हूँ। 22 पे पैकेट भेजा, रिप्लाई मिला, मुझे पता पड़ गया 22 भी ओपन है। मैंने 23 पे भेजा, रिप्लाई मिला, पता पड़ गया, यानी कनेक्शन बना, मुझे पता पड़ गया कि ये भी पोर्ट ओपन है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा और मुझे सामने वाली मशीन का डेटा मिलता रहा। तो जब मैंने टीसीपी की वर्किंग की मदद से टीसीपी का डेटा कलेक्ट करा, उसे हम टीसीपी स्कैन कहते हैं। ये सभी को रिकॉल हो चुका है, याद आ चुका है, समझ आ चुका है? ध्यान देना सब लोग। उसके बाद मैंने आपको सिन स्कैन बताया था कि टीसीपी को हो सकता है फायरवॉल लोग देख इतने सारे कनेक्शंस क्यों बना रहे हो। तो फिर सिन स्कैन बताया था, और सिन स्कैन में एक्नॉलेजमेंट फ्लैग नहीं जाता था, टीसीपी में तो जाता ही है। गॉट इट? ठीक है। इसकी मदद से आप डॉस अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हो? तो मैंने ये सोचा कि सर, अगर मैं ऑटो किसी मशीन को किसी भी पोर्ट पे, मान लेते हैं पोर्ट नंबर 21 पे ही 1 लाख सिन पैकेट सेंड कर दूं, तो जब ये पैकेट सामने वाली मशीन पे पहुंचेंगे, क्या उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा? क्योंकि प्रोसेसर को सारे डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो क्या सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, यस और नो? बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या ये तरीका डॉस अटैक कहलाएगा? जब मैं ऐसे एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 लाख सिम पैकेट एक साथ भेजूंगा, सामने वाली मशीन में प्रोसेसर से प्रोसेस करेगा, फिर उसका रिप्लाई भी देगा। तो जब वो ऐसा करेगा, तो क्या उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता नहीं चला जाएगा? और जब बढ़ेगा तो क्या यहाँ पे डॉस अटैक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। रखो है इसमें। डॉस अटैक तो होगा। पर सवाल ये है कि क्या ये टेक्निक, टीसीपी के जरिए डॉस अटैक करना, एक अच्छा डॉस अटैक माना जाएगा? Alter. Aber क्या लगता है आप लोग? Personen haben wir stehen.
क्या ये अटैक एक अच्छा डॉस अटैक कहलाएगा? शायद नहीं। हो सकता है फायरवॉल रोक दे, क्योंकि टीसीपी स्कैन को भी रोका था, तो चलो मान लेते हैं फायरवॉल अगर बंद पड़ा है। क्या अभी एक अच्छा डॉस अटैक है? ये अच्छा डॉस अटैक है या नहीं, ये मुझे कुछ कैलकुलेशंस की मदद से समझ आएगा। ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। मान लेते हैं ये अटैकर मशीन है, इसको विक्टिम पे अटैक करना है। ये रहा हमारा विक्टिम डिवाइस। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अटैकर को विक्टिम पे अटैक करना है, तो अटैकर ने कहा मैं टीसीपी के वर्किंग फ्लो की मदद लूंगा, जिसमें सबसे पहले जाता है एक सिन फ्लैग, रिप्लाई में मिलता है सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, फाइनली लास्ट में जाता है एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। इस तरीके से कनेक्शन बन जाता है। अब एक एक कैलकुलेशंस पे हमें ध्यान देना है, सब लोग फोकस करना। अगर अटैकर ने अपनी मशीन से 1 लाख सिन पैकेट सेंड करे, तो जब पैकेट सेंड करे जाते हैं, है ना, सेंड करा जा रहा है, पैकेट भेजे जा रहे हैं, तो क्या अटैकर का सीपीयू यूटिलाइज होगा या नहीं? क्या सेंड करते वक्त प्रोसेसर यूज होता है या नहीं होता है? डेटा प्रोसेस होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, ऑब्वियस है। सेंड करते हुए भी तो प्रोसेसर काम कर ही रहा है ना, कुछ भी कर रहा हो, है ना। तो हो सकता है जब मैंने 1 लाख सिम पैकेज भेजे, तो मेरे सिस्टम का 20% सीपीयू यूटिलाइज हुआ, क्योंकि वो बस सेंड कर रहा था। अब ये 1 लाख सिम पैकेज विक्टिम मशीन में पहुंचे, तो अब जो सीपीयू है वो उस डेटा को रिसीव करेगा, फिर प्रोसेस करेगा। ऑब्वियसली बात है, वो ज्यादा प्रोसेसिंग यूटिलाइज लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मान लेते हैं इस टास्क में, यानी डेटा जब रिसीव हुआ से प्रोसेस करा गया, तो 40% सीपीयू यूटिलाइज हुआ। हमने कहा ठीक है। अब आप देखोगे कि विक्टिम ने मुझे रिप्लाई दिया सिन एक्नॉलेजमेंट का, 2 फ्लैग का रिप्लाई, यानी पैकेट की साइज बड़ी हो गई। अगर मैंने 1 लाख सिन पैकेज भेजे हैं, तो मुझे सिन एक्नॉलेजमेंट कितने मिलेंगे? 1 लाख ही मिलेंगे। तो जब 1 लाख पैकेज विक्टिम ने भेजे, तो उसका तो 20% सीपीयू ही कंज्यूम हुआ। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास जो पैकेट आया है उसकी साइज बड़ी है, उसमें 2 फ्लैग्स हैं, यस और नो। तो ऐसा करने पे मेरी मशीन का सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया 60%। अब मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 1 लाख सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आए, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी तो भेजना पड़ेगा। तो मैंने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा तो मेरा ये 20% सीपीयू और यूटिलाइज हुआ पैकेट भेजने में, और सामने फिर से 40% सीपीयू यूटिलाइज हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी मशीन में और सामने वाली मशीन में टोटल सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हुआ? क्या यहाँ पे वैसे देखा जाए तो मैं ही थोड़ा ज्यादा होगा, मेरी ही मशीन में ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन जा रहा होगा। बट अगर ये फिगर भी मैं देखूं, तो क्या यहाँ पे मुझ पे रिवर्स डॉस अटैक नहीं हो गया? मैं डॉस अटैक करने गया था, पर मुझे पे वापस डॉस अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि डॉस अटैक का एक रूल है। रूल क्या है? डॉस अटैक का ये कहना है, डॉस अटैक का रूल ये कहता है कि आपको जितने पैकेट्स, जो भी फ्लैग भेजना है भेजो, बट कभी भी रिप्लाईज को एक्सेप्ट मत करो। ये कह रहा है आपको 1 लाख सिंध पैकेट भेजने थे, भेजो, आप एक नहीं दो भेजो या 10 लाख भेजो भेजो, लेकिन आप रिप्लाई एक्सेप्ट मत करो, तो ही आप एक अच्छा डॉस अटैक परफॉर्म कर पाओगे। हमने कहा ठीक है, बात हमें समझ आ गई। समझ आ गई सभी को? अब हम इस डॉस अटैक को परफॉर्म करेंगे यूजिंग नेटवर्किंग, और उसमें भी हम एक नए टूल का यूज लेंगे। हम चाहें तो ऐसे कामों को एनमैप की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें और बेटर और अच्छा टूल चाहिए, कुछ नया सीखना है। तो हम चलेंगे हमारी काली मशीन में और एक नए टूल को एक्सप्लोर करेंगे।
हाँ अशफाक, वो भी कराएंगे टाइम आने पे, डेफिनेटली वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, सही टाइम आते आते करते रहेंगे सब। मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आकाश, आप जिस सॉफ्टवेयर से चाहो वहां से अप्लाई कर देना, थोड़ा बहुत सर्च करके। ओके, देखो सबसे पहले हम यूज लेने वाले हैं एचपिंग 3 नाम के एक सॉफ्टवेयर का। ठीक है, एचपिंग 3 भी एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। उस टूल को अभी यूज लेने के पीछे खास रीजन ये है कि उस टूल का जो की फीचर है, एंड एचपिंग 3 के जो सबसे खास बात है वो ये है कि उसकी स्कैनिंग स्पीड अच्छी है ना। एचपिंग 3 में खास बात क्या है कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो स्कैन काफी फास्ट परफॉर्म कर सकता है। तो अभी हम उसी को यूज लेंगे, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आईफोन आईफोन हेल्प लिख देंगे। एचपिंग 3 की हेल्प मेरे पास आ जाएगी और इसमें से मैं काम का ऑप्शन उठाऊंगा। अच्छा, एचपिंग 3 पूरे सॉफ्टवेयर का नाम है, तो एचपिंग 3 लिख लो। तो इसकी पूरी हेल्प मेरे पास आ चुकी है। अब इसमें से मुझे हर वो काम का फंक्शन उठाना है जो डॉस अटैक में मेरी मदद करे। तो जो सबसे पहला काम का फंक्शन मुझे लगा है वो है आईफन आईफन फ्लड। इसकी डेफिनेशन सब लोग पढ़ो अच्छे से और मुझे बताओ क्या ये मेरे काम का है या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड पैकेज एज फास्ट एज पॉसिबल एंड डोंट शो रिप्लाईज, यानी रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो डॉस का रूल है, और जितना फास्ट हो सकता है पैकेज भेज रहा है। तो हमारे लिए डेफिनेटली पूरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। हमने कहा ठीक है। स्क्रॉल डाउन करा और देखो और क्या फंक्शन है जो हमारे काम आ सकता है, तो हमें एक फंक्शन मिला जिसका नाम है हाइफन पी, जिसका मतलब है डेस्टिनेशन पोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, सामने जो पोर्ट ओपन है वहीं पे हम अटैक करेंगे। एक बंद पोर्ट पे तो पैकेट भेजने से सेंस ही नहीं बनता। तो पहले पोर्ट कंफर्म करेंगे कौन सी ओपन है, फिर वहां पैकेज भेजेंगे। फिर हमने और स्क्रॉल डाउन करा और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें अलग अलग फ्लैग्स के शॉर्टकट बता रहा है कि आप कौन सा फ्लैग भेजना चाहोगे। पूरी नेटवर्किंग में सबसे कॉमन फ्लैग है सिन। बातचीत करने के लिए सबसे कॉमन फ्लैग है, कनेक्शन बनाने के लिए भेजना ही होता है। तो हमने कहा मैं सिन फ्लैग की फ्लडिंग करना चाहूंगा। अब इसे परफॉर्म कैसे करेंगे, तो हमने कहा पूरा कमांड बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एचपिंग 3 हाइफन कैपिटल एस, यानी सिन फ्लैग भेजना है। ठीक है,
किस आईपी पे भेजना है, तो हम आईपी लिख देंगे अपने विक्टिम का 192.168.216.128। कौन सी पोर्ट पे भेजना है, तो सर पोर्ट नंबर 21 पे भेज देते हैं। देखो नेटवर्क स्कैनिंग तो हमने पहले से कर रखी है मेटास्प्लॉइटेबल 2 पे, हमें पता है कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, तो उनमें से कोई भी एक पोर्ट आप यहाँ लिख सकते हो, कोई भी पोर्ट, इवन ये आपका टास्क भी होगा आज का, बताऊंगा। पोर्ट 21 मैंने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद मैंने लिखा आईफन आईफन फ्लड। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे पैकेज भेजो, रिप्लाई एक्सेप्ट मत करो, सेंड पैकेज आपको भेजने हैं पोर्ट 21 पे, इस आईपी पे। क्या ये कमांड सभी को क्लियर है? क्लियर है, ग्रेट। अब इससे पहले कि मैं इस कमांड को रन करूं, मैं जो डॉस अटैक कर रहा हूं वो सामने हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता कैसे पड़ेगा? क्वांटिटी सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पैकेज भेजता जाएगा अपनी बेस्ट स्पीड से, ठीक है, और ये रुकेगा नहीं। रोकना है तो कंट्रोल सी कर दूंगा। अशफाक लेफ्ट हो गए थे। फ्लड एक फंक्शन है अशफाक एचपिंग 3 का, जिसका काम है जितने ज्यादा पैकेज हो सकते हैं भेजना, बिना रिप्लाई एक्सेप्ट करे। कोई रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पैकेज भेजता रहेगा। कौन सा पैकेज भेजेगा? सेंड पैकेट भेजेगा, ठीक है। मैं मेरे विक्टिम डिवाइस में जाऊंगा सबसे पहले, और इसे लॉग इन करूंगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं रिजल्ट देख सकूं मेरे डॉस अटैक का, आपको दिखा सकूं रिजल्ट पहली बार के लिए, इसलिए हम अपने विक्टिम मशीन में आए हैं। स्टोरेज से फर्क नहीं पड़ेगा सनम, देखना है यहाँ पे पूरा कंसेप्ट, धीरे धीरे समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के सब लोग अच्छे से देखना एक बार। मैंने लॉग इन करा मेरे विक्टिम मशीन को, और यहाँ एक कमांड रन करूंगा जिसका नाम है टॉप। टॉप क्या करता है? टास्क मैनेजर सभी को पता है, लिनक्स का कमांड लाइन टास्क मैनेजर टॉप कमांड की मदद से आता है, क्योंकि ये तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे टास्क मैनेजर देखना है। तो जब मैं टॉप लिखूंगा तो मेरा टास्क मैनेजर यहाँ चालू हो जाएगा, जो बताएगा कि करंटली मेरे मशीन का, विक्टिम मशीन का सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है। आप देखोगे कुछ देर तक यहाँ पे एनालाइज करने के बाद कि सीपीयू यूटिलाइजेशन आपको मैक्स टू मैक्स 0.3 तक जाता दिखेगा, और मेमोरी यूटिलाइजेशन 17 MB तक जाता दिखेगा। एक बार ध्यान से देख लो यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, सब लोग देख लो। हमें ओवरऑल यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो 0.3 और 17 MB तक दिख रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी मशीन से अटैक परफॉर्म करूंगा। मैंने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे जब मैंने एंटर प्रेस करा तो पहले तो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 था, बट करंट सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा कितना हो गया? अप्रोक्स एवरेज जो जा रहा है वो आप देखोगे थोड़ा डाउन भी जाएगा, ये 30% जा रहा है। मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 30% है। करेक्ट एवरीवन? है ना, 30 से कम ही है, धीरे धीरे स्लो होता है वो। तो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 25 to 30% जा रहा है, इतना मान लेता हूँ। और अब मैं सामने वाली मशीन में जाता हूँ, और वहां जाके हम थोड़ा होल्ड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है। हमारे डॉस अटैक से यहाँ पे हमें कितना यूटिलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। आपको मशीन थोड़ी बहुत हैंग होती महसूस होगी, और यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन 50-60% तक जाता दिखेगा। विजिबल है सभी को? थोड़ी हैंग होती महसूस हो भी रही होगी कि हैंग हो रही है थोड़ी बहुत, है ना। अब मैंने कहा अगर मैं डीडॉस करना चाहता हूं तो डीडॉस में क्या होता है, एक से ज्यादा डिवाइसेस चाहिए। हो सकता है मैं यहाँ पे एक दो काली मशीन और चालू कर दूं और उससे कर दूं, बट मैंने ये रियलाइज करा कि अभी जो मैं डॉस अटैक कर रहा हूँ वो तो मैं अपनी पूरी पावर से कर ही नहीं रहा। मेरा खुद का सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी तो 30% हो रहा है, और सामने 60 हो रहा है। तो क्यों ना मैं मेरी फुल पावर का यूज लूं। यानी मैंने इस कमांड को फिर से कॉपी करा, एक नया टैब ओपन किया, रूट परमिशंस ले ली,
और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करा। आप देखोगे क्योंकि अब दो डॉस अटैक चल रहे हैं, यानी मेरी फुल दो टर्मिनल के जरिए डॉस अटैक हो रहा है, तो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 60% पहुंच चुका है, 60 to 65, 60 चल रहा है ना, एवरेज 60 है। और अब अगर मैं विक्टिम मशीन में जाता हूँ तो आपको ये कंप्लीट हैंग होती हुई महसूस होगी। आपको यहाँ पे प्रोसेस बहुत ज्यादा लैग होते हुए दिखेंगे, आउटपुट सही से दिखेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप ये तो देख लोगे कि ये हैंग हो रही है, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है। विजिबल है सभी को? इवन टास्क मैनेजर तक हैंग हो गया। ये पूरा मशीन हैंग हो रहा है, शायद आप महसूस कर पा रहे हो, शायद नहीं कर पा रहे हो। जब अपने डिवाइस में ट्राई करोगे तो रियलाइज कर पाओगे। एक्चुअली इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे बंद कर देते हैं, इससे पहले कि कुछ क्रैश हो जाए, मतलब करप्ट ना हो जाए। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से ही बंद करना, और कंट्रोल सी। 3 टर्मिनल करेंगे तो मेरी और पावर लगेगी, 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा होने लग जाएगा, और सामने वाला और बुरा हो जाए। सामने वैसे ही 100% तक पहुंच चुका है। ठीक है, एक और बात सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर आपने गलती से भी, आकाश का क्वेश्चन है, अगर आपने गलती से भी डॉस अटैक अपने राउटर पे परफॉर्म करा, तो राउटर करप्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, मिसकॉन्फ़िगर हो सकता है। ऐसे में पूरा राउटर रीसेट करना पड़ेगा, यानी वापस आपको इंस्टॉलेशन टीम को बुला के राउटर को कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी डिवाइस नेटवर्क यूज नहीं ले पाएगा। तो अपने मेन राउटर पे तो अटैक बिल्कुल मत करना। उसके अलावा आप जिस आईपी पे चाहो, जिस पोर्ट पे चाहो, डॉस अटैक कर सकते हो यूजिंग नेटवर्किंग वाला, अभी तक क्योंकि उतना बताया है। समझ आया सभी को? हमें नॉर्मली कोई हार्म होता नहीं है इसमें, लेकिन अगर मैं अपने टैब्स ओपन करता ही जाऊँ, वो खुद पे डॉस अटैक कर दूं, यानी अगर मैं 4-5 टैब ओपन कर देता हूँ, मेरे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% जा चुका है, तो फिर वो मेरे लिए तो सेफ नहीं है। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। राउटर पे गलती से भी मत करना है, इसलिए मैं वीएम वेयर के नेटवर्क में रह के कर रहा हूँ, नेट अडेप्टर में रह के कर रहा हूँ, ताकि मेन नेटवर्क पे इम्पैक्ट ना हो। परफेक्ट। अब सवाल आता है कि सर क्या ऐसे ही डॉस अटैक हो सकता है केवल? तो डॉस अटैक करने के 3 तरीके कहा था मैंने आपको, कि 3 तरीके डॉस अटैक परफॉर्म करने के। पहला नेटवर्किंग का है, अब आप उसको जैसे चाहे करो। आप मार्केट में और टूल्स ढूंढ लो, वो भी पैकेज से भेजेंगे, और बहुत ज्यादा भेजते रहेंगे, सिस्टम का फ्लो इससे बढ़ता चला जाएगा, और हमें पता पड़ जाएगा कि सिस्टम जो है वो कितना मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, वेट करना सनम, कई बार पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। आप सबका टास्क क्या है आज का, पहले वो भी बता देता हूँ। अब आप सबको डॉस अटैक तो परफॉर्म करना है अपने विक्टिम मशीन में, मेटास्प्लॉइट पे, लेकिन टास्क ये है कि अलग अलग पोर्ट पे करना है। सेम पोर्ट पे नहीं करना है जिसपे मैंने किया, 21 पे करना ही नहीं है। 22, 80, जितनी भी पोर्ट ओपन थी, आपको जो भी अच्छी लगे, रैंडमली इन पोर्ट्स पे ट्राई करो, ताकि आपको ये दिख सके कि किस पोर्ट पे वो कैसा वर्क कर रहा है, कहीं बहुत अच्छा है, कहीं बहुत खराब। गॉट इट? तो अलग अलग पोस्ट पे करके देखो, तब ज्यादा सीखने को मिलेगा, मतलब ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो सर ये जो डॉस अटैक है, इसको परफॉर्म करने के 3 तरीके में से एक तरीका तो था नेटवर्किंग, अब बाकी के तरीके क्या है? जो दूसरा तरीका है डॉस अटैक परफॉर्म करने का, वो है यूजिंग प्रोग्राम्स। सर प्रोग्राम्स की मदद से भी तो डॉस अटैक होता है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर आज मैं अपने डिवाइस में कोई मार्केट में आया हुआ नया गेम इंस्टॉल कर लेता हूँ, GTA 5, GTA 6, ऐसा कोई गेम इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक ऐसा गेम जिसको रिसोर्सेज बहुत अच्छे चाहिए, ग्राफिक कार्ड अच्छा चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, रैम अच्छा चाहिए, बट मेरे मशीन में रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं है।
तो एक हाई ग्राफिक्स गेम को अगर मैं अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लूंगा और रन करूंगा, जबकि मेरे रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं है, तो क्या होता है? आप में से आप सभी ने कभी ना कभी तो ऐसा करा ही होगा। कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम ऐसा इंस्टॉल करा होगा जो आपकी सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा यूटिलाइज करता है। सर पूरा सिस्टम हैंग होगा, ज्यादा देर रखेंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। शायद आप लोगों ने ऐसी चीजें फेस करी होगी, मैंने डेफिनेटली करी है ना। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमारा डिवाइस, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है और मिसबिहेव करता है। तो यहाँ पे हम इस डॉस अटैक को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं? क्या हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं। हमें इतना पता है कि भले ही ये सॉफ्टवेयर इस मशीन को हैंग कर रहा था, बट ये काम तो कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। तो अब हम प्रोग्रामिंग की मदद से डॉस अटैक परफॉर्म करेंगे, और केवल इतना ही नहीं कि केवल डॉस परफॉर्म करेंगे। हमने देखा कि पूरे सिस्टम की दो मेन रिसोर्सेज हैं। एक डिवाइस में सबसे मेन रिसोर्सेज दो हैं डॉस के रिगार्डिंग। एक तो है सीपीयू यानी प्रोसेसर, ठीक है, और दूसरा है उसके मेमोरी डिवाइसेस। अब चाहे वो रैम हो, चाहे वो रोम हो, यानी चाहे वो हमारी रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, उस पे भी डॉस अटैक हो सकता है या नहीं? या उस पे भी ऐसा कुछ ओवरफ्लो, जिसे हम बफर ओवरफ्लो कहते हैं, वो पॉसिबल है या नहीं? ओके अश्वा। हम्म। तो सर अब ये कैसे परफॉर्म करें सीपीयू और मेमोरी वाला डॉस अटैक? पहले मैं आपको सीपीयू का कंसेप्ट बताता हूँ, फिर साथ साथ मेमोरी भी बता दूंगा। मुझे तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी एक प्रोग्राम चाहिए जो डॉस में मेरे काम आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक स्मार्ट ट्रिक प्ले करेंगे। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जिसका मिसयूज लेके हम डॉस अटैक करेंगे, लेकिन वो डॉस अटैक पावरफुल है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको मेटास्प्लॉइट पे टेस्ट करूंगा, अपनी लिनक्स पे नहीं करूंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं क्या करूंगा, पहले मैं कमांड लिखता हूँ फिर सब बताता हूँ। ठीक है, मैंने इतना कमांड यहाँ पे लिख दिया, cat/dv/u random। कैट का काम क्या है? कैट का काम है किसी भी फाइल के अंदर लिखे हुए डेटा को टर्मिनल में प्रिंट करना। डीवी यानी डेव फोल्डर में जो यू रैंडम है, ये क्या है? यू रैंडम एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसका काम है लगातार रैंडम डेटा जनरेट करते जाना, ठीक है। तो अभी जो रैंडम डेटा लगातार जनरेट करता जाएगा ना, उस डेटा की वजह से ऑब्वियसली बात है सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। यहाँ क्या होगा, जब कैट ने कहा कि जितना भी रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हो वो टर्मिनल पे ही लाके दे दो, ये टर्मिनल है, कैट का सारा रैंडम डेटा टर्मिनल पे ही आएगा। तो टर्मिनल तो एक सॉफ्टवेयर है ना। अब जितना डेटा यू रैंडम जनरेट करेगा टर्मिनल पे, टर्मिनल उस डेटा को भेजेगा सीपीयू पे, प्रोसेसर पे। प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करेगा और जल्दी जल्दी रिप्लाई देगा टर्मिनल को, ताकि वो यहाँ पे दिखने लग जाए। अब इस पूरे फ्लो में, क्योंकि डेटा बहुत फास्ट जनरेट हो रहा है और हमारा जो टर्मिनल है वो सीपीयू पे डेटा भेज रहा है, सीपीयू बहुत फास्ट डेटा जनरेट करके या डेटा प्रोसेस करके रिप्लाई दे रहा है, बट एज अ सॉफ्टवेयर या बीइंग अ सॉफ्टवेयर, टर्मिनल उतना फास्ट डेटा लोड नहीं कर पाएगा। तो ऐसा करने पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सॉफ्टवेयर हमेशा करप्ट हो जाता है। सीपीयू अपना काम फास्ट कर रहा है, सीपीयू को जितना डेटा मिल रहा है वो उसका आउटपुट बहुत जल्दी दे रहा है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इतना सारा डेटा भेज कर रिप्लाई इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ऐसा करने की वजह से सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। तो देखते हैं, अगर मैं कमांड लिख के एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखोगे लगातार रैंडम डेटा जनरेट हो रहा है। ये रैंडम डेटा मेरा टर्मिनल करप्ट करता है या नहीं करता? मैंने कंट्रोल सी प्रेस करा है इसको रोकने के लिए, एक बार फिर से रन करता हूँ। परफेक्ट। आप देखोगे
मुझे एक बात बताओ, मैंने ये जो पर्टिकुलर कमांड रन करा है कितनी देर के लिए रन करा होगा, कितना टाइम लगा होगा इस कमांड को रन करने में, मतलब कितना टाइम लिया इस कमांड को रन करने के बाद, कितनी देर तक हमने इस कमांड को रन करा है, कुछ सेकंड्स के लिए, मैक्स टू मैक्स मैं 10 सेकंड मान लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड्स में आप देखोगे कि इसने मेरा टर्मिनल करप्ट कर दिया है। अगर मैं कोई भी कमांड लिखता हूं तो ना ही आप उसका रिजल्ट समझ पाओगे और आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि करप्ट हो चुका है। विजिबल है सभी को? केवल एक नॉर्मल सा फंक्शन जिसका काम था रैंडम डेटा जनरेट करना, जब मैंने उसका यूज अलग तरीके से लिया तो उसने डॉस अटैक बना दिया और मेरे टर्मिनल को करप्ट कर दिया। क्लियर हुआ सभी को, समझ आया? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने डॉस अटैक करा है, ये डॉस अटैक मैंने सीपीयू पे करा है या मेमोरी पे करा है? सीपीयू पे करा है, बहुत अच्छे। अब मैंने कहा मेमोरी पे डॉस करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इस डिवाइस को रिबूट करना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में तो ये रिबूट करने पे सही हो जाता है, इसीलिए मैंने इस कमांड को जल्दी रोक दिया। अगर मैं लेट रोकता तो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के चांसेस रहते हैं और काफी ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं मेटास्प्लॉइट टेबल में कर रहा था, काली में इस कमांड को रन कर नहीं रहा था, क्योंकि वो करप्ट हो गया तो पूरा सेटअप फिर से करना पड़ेगा। वेट करते हैं मशीन के स्टार्ट होने का। फिर से लॉग इन कर लेते हैं मशीन को। और अब मैं यहाँ पे जो डॉस अटैक करूंगा वो मेमोरी पे करने की कोशिश करूंगा। वो करने से पहले बस मुझे एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये आपको नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे पहले मैं आपको ls-l लिख के एक डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास फिलहाल अभी मेरी करंट लोकेशन में एक फाइल है आशीष नाम की, जिसमें मैंने कुछ 5-6 वर्ड्स लिखे होंगे, जिसकी साइज ये कुछ 13 KB 13 बाइट्स आ रही है। ठीक है, फिर दूसरा मेरे पास हैक नाम का एक फोल्डर है जिसकी साइज 4096 बाइट्स है, बाइट्स है बिट होगा, देखना पड़ेगा। और तीसरा राहुल है जिसकी भी एक साइज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये साइज कितनी है, बाइट है बिट है, फिलहाल वो हमारे लिए बड़ा कंसर्न भी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से बाइट ही होना चाहिए है, बट क्या जो भी हो बिट है, एक्चुअली बिट है ना। 4096 यानी 4 बाइट्स आ जाएगा, 4 बाइट्स का एक फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट, मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड लिख रहा हूँ। मैंने लिखा cat/dv/u random। ये क्या कर रहा था, लगातार रैंडम डेटा जनरेट कर रहा था टर्मिनल पे। मैंने से कहा टर्मिनल में डेटा जनरेट मत करो, मैंने ग्रेटर देन का सिंबल दिया, जिसका मतलब है सारा डेटा किसी फाइल में सेव होगा। और मैंने ऐसी एक फाइल का नाम दे दिया, मान लो test.txt। मैंने कहा इस फाइल में सारा डेटा सेव करना चालू कर दो, एंटर प्रेस कर दिया।
इसका मतलब अब डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा, टर्मिनल पे कोई भी डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है, सारा डेटा test.txt नाम की फाइल में जाके स्टोर हो रहा है। अब फाइल में अगर मैं एक लेटर भी लिखता हूं तो उसकी साइज बढ़ती है, तो ये फाइल में जितना डेटा लिखता जाएगा फाइल की साइज बढ़ती चली जाएगी। और एक टाइम आएगा जब शायद मेरा फाइल, कंट्रोल C करके मैंने रोक दिया ना, प्रोसेस को रोक दिया। मुझे एक बात बताओ, मैंने कितनी देर के लिए इस कमांड को रन करा होगा? अगेन कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स शायद, है ना? ज्यादा देर तक, थोड़ी देर तक तो रुका ही था मैं। खैर, यहां पे इससे पहले कि मैं इसका रिजल्ट दिखाऊं, अगर आज मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने विंडोज की सी ड्राइव का, कोई बता सकता है सी ड्राइव में क्या डेटा स्टोर होता है? हमारी सी ड्राइव में क्या डेटा स्टोर होता है? क्या काम की सी ड्राइव? सर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा डेटा सी ड्राइव में सेव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी काम करता है सारा डेटा सी ड्राइव में जाता है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे ऐसा माने कि मेरे सी ड्राइव का जो स्टोरेज है 265 GB, अगर ये 100% फुल हो जाए, प्रॉपर 100% फुल, इसमें एक बिट की भी जगह अगर ना बचे, तो क्या होगा? तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना काम करने के लिए, अपना डेटा रखने के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं, बिल्कुल जगह नहीं बचेगी। उसी वक्त आपका डिवाइस बंद हो जाएगा, वापस स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फाइल्स राइट करता है, उसके लिए भी उसके पास जगह नहीं है। तो आपका डिवाइस पूरा क्रैश हो चुका है, स्टार्ट भी नहीं होगा जब तक आप पूरा डिवाइस फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम ना डाल दो। हैंग तो नॉर्मल केस में होता है, यहाँ तो जगह ही नहीं है तो काम ही नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो सर, अगर हमने लिनक्स की बात करें तो वहां तो रूट लोकेशन है। तो मैंने जो फाइल बनाई है, जो रूट लोकेशन में कंटिन्यूसली जो फाइल क्रिएट करी है, अब अगर मैं ls लिखता हूँ, ls-l, तो आप देखोगे कि कुछ सेकंड्स में इस फाइल ने कितनी स्टोरेज कंज्यूम करी है। बाकी पड़ी हुई फाइल्स के डिफरेंस को अगर आप देखो तो ये उससे बहुत ज्यादा गुना है कुछ सेकंड्स में। यस और नो एवरीवन? इसका मतलब केवल कुछ मिनट्स में, केवल आई थिंक 3 to 4 या 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये मेरे पूरे पार्टीशन का स्टोरेज कंज्यूम कर लेता। देन ये डिवाइस करप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट। समझ आया सभी को? ये मैंने मेमोरी पे परफॉर्म करके देखा, है ना? और अब तक तो हमने कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं है, हमने तो एक फंक्शन का मिसयूज लिया है, एक सॉफ्टवेयर का मिसयूज लिया है केवल। अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के जरिए डॉस अटैक कैसे हो सकता है। तो प्रोग्राम के जरिए डॉस अटैक को हम कल परफॉर्म करेंगे, कल प्रॉपर प्रोग्राम लिखेंगे, उससे डॉस अटैक होगा। ठीक है? और उसके बाद एक और टेक्निक देखेंगे डॉस अटैक परफॉर्म करने की, जहां पे बर्पसूट ऐड होगा। ग्रेट। आप लोगों के कुछ एरर्स आ रहे थे, कुछ डाउट्स आ रहे थे, मुझे वो बता दो। यस अशफाक? सर गुड इवनिंग सर। हेलो सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मेरे अभी कॉलेज में ना HTML CSS और JS करा रहा है, मतलब इस सेम में है। तो मैं समझने उधर सर को पूछ रहा हूँ कि सर हमारा फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी कितना चाहिए। सर बोल रहा है एकदम अच्छे से करो, एडवांस लेवल तक। फिर मैं आपको इसलिए सोच रहा हूँ कि मतलब पूछ लूँ कि कितना करना चाहिए, मतलब ये तीनों लैंग्वेज। देखो, ये डिपेंड करता है कि आपको आगे करियर किस डोमेन में बनाना है। मान लेते हैं अगर आपने कहा कि सर मुझे तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग में करियर बनाना है, तो फिर यहाँ पे उतना एफर्ट्स डालना सही नहीं है ना। और अगर ओके। आपको लगता है कि सर मुझे डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सप्लोर तो करना है, एक बार ओके। उसे एज अ करियर चांस तो देना है, तो फिर आपको फुल डिटेल में मेहनत करनी चाहिए। हाँ यस सर, ये मुझे डिपेंड डिजिटल करता है फॉरेंसिक्स आपका में ही एंड जाना गोल है। क्या मेरा है। डिजिटल फॉरेंसिक्स में ही ज्यादा जाना मैं प्रेफर करता हूँ। तो बढ़िया मेहनत करो, उसे फुल एफर्ट्स डाल के सीखो, है ना। केवल कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ही नहीं, यानी केवल कॉलेज का जो कंटेंट है उस पर बेस्ड बिल्कुल मत रहना। वो सिखा रहे हैं, अच्छा है, आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग सोर्सेज उठाना और वहां से उसको सीखना। हाँ मैं सर यही पूछ रहा था कि मैं एकदम पूरा फ्रंट एंड ही सीख लूँ क्या, मतलब सर ऐसे ही बता रहा था कि पूरा फ्रंट एंड ही एकदम कैप्चर कर लो अगर कर पाओ तो। कंप्लीट कंटेंट जब हम सीख ही रहे हैं तो फिर हम आधा क्यों सीखेंगे? अगर हमने अपनी फील्ड सिलेक्ट कर ली है कि यही मेरी फील्ड है, तो उसमें तो हम 1% कमी आने ही नहीं दे सकते। तो जितनी जगहों से जितना सीख सकते हो 100% सीखना। ओके सर। और सर मेरा एक और दो तीन मतलब क्वेश्चन है।
सर हाँ, हमने तो ये कोर्स फरवरी में लिया था और मैम ने बोला था कि 6 मंथ तक रहेगा, ये मतलब कंटेंट रहेगा 6 मंथ तक। हाँ तो सर मैं सेकंड सेम में हूँ और इधर फिजिक्स मैकेनिक्स वगैरह बहुत कुछ फालतू सब्जेक्ट्स है और बहुत मतलब प्रेशर भी है। तो मैं सर ठीक से प्रैक्टिस वगैरह तो मैं कर नहीं पाता, मतलब 1 घंटा दिन में कर लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा। और असाइनमेंट वगैरह, और लास्ट में आप लोग एग्जाम भी लेके ही सर्टिफिकेशन देंगे, है ना? असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पे। हाँ। तो मैं अभी वो सब ज्यादा कर नहीं पा रहा, तो मेरा जून में एग्जाम हो जाएगा, फिर 1.5 महीने तक तो शायद कोर्स रहेगा ना, जुलाई तक। फरवरी में लिया था, तो मैं उस टाइम पे अगर सब कुछ करके दे दूं असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स, मतलब मैं अभी टाइम नहीं मिल रहा मुझे इतने सब सब्जेक्ट्स और ये सब करके। तो एक काम करना, अगर आपको लगता है बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं है, अपने लेवल पे इसका डिसीजन लेना। अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आप एक मेल ड्रॉप करना, या तो मेल या व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना कंप्लीट डिटेल्स के साथ में कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ये इश्यूज हैं, तो मैं अभी जो है प्रोजेक्ट असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिट करके दूंगा, तब आप मुझे सर्टिफिकेट देना। आपको सर्टिफिकेट तो तभी मिलेगा जब असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हुए होंगे। तो आप जब भी पूरा करोगे, ये मैसेज ड्रॉप करने के बाद और अप्रूवल लेने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है। हाँ, जैसा आकाश। सर मेरा ना एक प्रॉब्लम चल रही है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बट वो प्रॉब्लम मेरी आज ही जनरेट हुई है। सर मैं यही स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? कर दूं? सर क्या ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरा जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो नेटबीन्स पे है सर, जावा पे। सो इसका जो डेटाबेस है ना, वो सर जैम पे है, ये पीएचपी में माई एडमिन पे। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो मैं अपने अपाचे को स्टार्ट कर रहा था, तो पहले तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका पोर्ट नंबर पहले 80 था, देन उसके बाद में ये 443 था। बट सर अभी क्या हो रहा है, मैंने इसका वो पोर्ट नंबर चेंज कर दिया, बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब लोकल होस्ट ओपन नहीं हो रहा है फिर। आप एक कह रहे हो सेकंड मैं मास्टर एक स्टार्ट नहीं हो रहा है, मास्टर को जो एरर दिखा नहीं रहा नहीं है नहीं वही सर, कह रहे हो ना आप? नहीं सर, माई एसक्यूएल का एरर नहीं है एक्चुअली ये। एरर तो अपाचे का ही है। माई एसक्यूएल तो सर सेट हो जाता है, वो उसको उसकी सर्विसेज वगैरह आप स्टार्ट करो तो वो चल जाता है। अभी ये तो इसका भी नहीं आ रहा। अभी मेरे को लग रहा है इसमें फिर से कोई प्रॉब्लम होगी सर। 1 मिनट। एक्चुअली आपके जैम्प में अभी जो मुझे एरर दिख रहा है वो तो मास्टर का ही दिख रहा है ना? नहीं सर, बट अभी खैर, तो जो भी इशू आ रहा है मुझे एक बार इशू दिखा। अभी तो माई स्क्वेल का है, ठीक है सर। बट अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी करता हूँ ना, तो वो अपाचे को मतलब सर स्टार्ट नहीं कर पाता सर, बिल्कुल भी। मैं सर समझा मैं। डिफरेंट। क्या मुझे एरर दिखा सकते हो? अभी क्या एरर शो हो रहा है? सर मेरे को ना अब एसक्यूएल वगैरह की आई थिंक सर्विस वगैरह वो उड़ गई है इसकी। मैं सर अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा था ना इस पे। समझ गया मैं। नॉर्मली तो एक ही इशू आता है कि आप जो सॉफ्टवेयर चला रहे हो या तो बैकग्राउंड में चल रहा है या उसका पोर्ट कोई और यूज ले रहा है, तो हम पोर्ट चेंज करते हैं, हमारा एरर रिजॉल्व हो जाता है ना? हाँ सर, मतलब ये मैंने किया था। इसका 80 था तो मैंने 8080 कर दिया। इसका 443 था तो समझ मैंने गया। 8443 कर दिया। बट अभी ठीक है। जब माई स्क्वेल भी सही स्टार्ट था ना, तब ये स्टार्ट था। अगर मैं एडमिन खोल रहा था तो वो लोकल होस्ट ओपन नहीं हो रहा था उसमें। अच्छा, मैं मतलब समझ गया। आप एडमिन पोर्टल पीएचपी माई एडमिन पे पहुंच नहीं पा रहे हो, ऐसा कह रहे हो? हाँ 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 सर, वही वही वही। ठीक है। अभी तो नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि एस्ट्रोल चल ही नहीं रहा है। अभी तो जब तक हाँ, एस्ट्रोल चालू नहीं अभी होगा। तो सर अभी तो सर एसक्यूएल नहीं चल रहा। आई थिंक मेरे को अनइंस्टॉल करके ही मैं रिजॉल्व इंस्टॉल कराऊंगा करना एस्ट्रोल पड़ेगा का एक एरर। बार। हाँ, क्योंकि सर इसमें सर्विसेज वगैरह भी नहीं सो रही हो रही इसकी। आप बता दीजिए सर वैसे एक बार, क्योंकि यहाँ एक बार सर्विसेज जाओ आ जैम नहीं पे, रही है। मुझे एरर रीड करने दो।
अभी तो हाँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा सर। अब ये नीचे जो रेड कलर में लिखा रहा है ना, मुझे वो पढ़वा। हाँ, एक सेकेंड। Masco should transmit this due to a blocked तो port, missing dependencies, improper privilege or crash due to press the logs button to view logs। ठीक है, logs पे क्लिक करो। हाँ, आप इसे स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में ले जाओ। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने होस्ट नेम या होस्ट नाम की फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं करे होंगे, आईपी वाईपी कहीं चेंज नहीं करा होगा, करेक्ट? होस्ट नाम की सर, हाँ, एक आ, होस्ट नेम नाम की फाइल होती है, एक सर HOSTS नाम की। वो मुझे नहीं नहीं, मैंने उसमें तो कोई चेंज नहीं किया, बट मैं टास्क मैनेजर में सर आई थिंक मैंने टास्क बहुत मतलब वो हटाए हैं शायद। समझ गया आपने। फोर्सफुली है ना, MySQL को एंड कर दिया है। सिस्टम रिबूट कर दो, ठीक हो जाएगा। अगर उससे ठीक ना हो, है ना, तो फिर जैम को रीइंस्टॉल कर लेना। आपने क्या है, टास्क एंड करते करते MySQL की एक सर्विस सर को मैं बंद कर दिया, जिसकी वजह से। ठीक, सर मैं जैम्प को मैंने सर मैं आपको बताया सर, मैंने सर इसको कम से कम 3 4 बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करा है। बट पहले वो पोर्ट की प्रॉब्लम आती है, मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ, बट उसके बाद भी वो पीएचपी माई एडमिन पे नहीं पहुंच पाता सर। वो PHP माई एडमिन तो अपन रिजॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से, है ना। अभी क्या हुआ है ना, करंट इशू जो है, मतलब इश्यूज आना नॉर्मल होता है, आते ही रहता है एरर्स। बट एक्चुअल इशू अभी आपका ये है कि आपने जैम के किसी MySQL के किसी टूल को, किसी सर्विस को बंद कर दिया फोर्सफुली, जिससे अभी वो करप्ट बिहेव कर रहा है। तो अगर डिवाइस रिस्टार्ट होगा तो सारी सर्विसेज वापस चालू हो जाएगी, और अगर डिवाइस रिस्टार्ट होने पे सारी सर्विसेज चालू नहीं होती है, तो ऐसे में आप क्या करना, आप एक बार तब एक बार जैम को रिस्टार्ट कर देना, और नेक्स्ट डे मुझे दिखाना, मैं रिजॉल्व करा दूंगा। सर एक चीज और आती है, जब भी मैं अपाचे की सर्विस को इंस्टॉल करता हूँ ना, तो ये एरर आता है कि दिस सर्विस में इनवैलिड और समथिंग। ये वाला एरर तो ये कह रहा है कि भाई बैकग्राउंड में आपका जो MySQL है, जो डीमन है, डीमन का मतलब होता है बैकग्राउंड में चलने वाली सर्विस, है ना। ये कह रहा है भाई ऐसी कोई सर्विस मिल ही नहीं रही है, ऐसी कोई सर्विस हमें चलती हुई ओके, नहीं दिख रही, बैकग्राउंड में MySQL चलता हुआ दिख ही नहीं रहा है इसको। ठीक है सर, मैं इसको है ना एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर एक लूंगा। बार तो केवल सिस्टम रीस्टार्ट कर दो, बंद करके चालू कर दो, उससे सॉल्व नहीं होता है, तो फिर जैम को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना। सर एक बार अपाचे वाला सर पढ़ना सर एरर एक बार। Access is denied, failed to open Windows Manager, forward to login है। कुछ नहीं, आपको एज ए एडमिन चालू करना है इस फाइल को। एज एडमिनिस्ट्रेटर चालू करना है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। मैं किया यही आ रहा है सर, तो दोबारा से ना। The system cannot specify the path। ठीक है। नो वी स्टार्ट दिस अपाचे वर्जन, मोर हेल्प इज अवेलेबल। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको अपन नहीं छेड़ेंगे। अपन एक काम करेंगे, आप एक बार तो सिस्टम रिबूट कर दो, उससे सेट नहीं होता है तो जैम्प इंस्टॉल कर दो, उसके अलावा कुछ मत करना। कल मुझे दिखा देना, मैं एरर रिजॉल्व करा दूंगा। ठीक है सर, ओके। ओके सर, थैंक है यू। ना, कोशिश कर लेंगे अपन। ठीक है। ठीक है। यस बाईजू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आप जो कल बताए थे बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए, सर हाँ हाँ। वो नहीं नहीं हो पाया। आज बताए थे क्या क्लास में? थोड़ा हम लेट से ज्वाइन हुए नहीं, थे। आज नहीं बताया था मैंने बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में। क्या यस कुछ एरर आया था बाईजू? यस सर, समझ में ही नहीं आया सर। हम डाउनलोड भी किया आईएसओ फाइल वगैरह, टेल्स वगैरह, फिर समझ में नहीं आया। एक बार स्क्रीन शेयर करे क्या? अच्छा, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। क्या मैंने जो यस वीडियो शेयर करा था, आपने वो वीडियो पूरा देख के ट्राई किया? यस सर, यस सर। ठीक है, फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे कहाँ इशू आया। पेन ड्राइव लगा दे क्या सर? पहले स्क्रीन, हाँ, मतलब जैसे भी पहले स्क्रीन शेयर कर दो,
फिर मुझे बताओ आपने क्या क्या प्रोसेस किया, क्या क्या कर रहे थे, कहाँ इशू आया, क्या नहीं समझ आया। एक मिनट शेयर हुआ स्क्रीन क्या? हाँ स्क्रीन शेयर हो गया है। एक मिनट। जैसे ये पेन ड्राइव लगाए ना, कैसे होगा ये? ठीक है। एक मिनट सर, छोटा कैसे होगा सर? अब आगे क्या करोगे। अ, यही सर, इतना सारा कुछ हुआ उनके बाद पता ही नहीं चल रहा क्या करना। थोड़ा सर इनको ठीक कैसे है। मिनिमाइज कैसे करेंगे इनको? अच्छा मुझे एक स्क्रीन बात बताओ, वीडियो में क्या बताया बताओ। वीडियो में आप यस बोले बाजू। था आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए। नहीं नहीं मेरे वीडियो में नहीं, मैंने मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर करा था, यस सर। उसमें क्या बताया था। उसमें तो सर ये बता, उसमें अगर डाउनलोड किए ना, फिर आईएसओ फाइल को अपलोड किए ये पेन ड्राइव में, तो वो बता रहा था कि रूफूस जो है ना, इसके लिए कैपेबल नहीं है। हम फोटो भी खींचे थे, आपको सेंड करते हैं। मैं समझ गया। मान लेते हैं उसने दूसरे टूल के जरिए पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, हमने यस रिफ्यूज के जरिए कर लिया, ठीक है। तो यस। दोनों ने पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल दिया, आपने भी कर दिया है, उसके आगे उसने क्या किया। उसके आगे का प्रोसेस सर समझ में नहीं आया हमको। उसने सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया, पावर ऑफ कर दिया, और जब रिस्टार्ट। सिस्टम चालू हो रहा था, वापस सिस्टम चालू करता है ना, तो यस। सिस्टम चालू होते वक्त उसने वहां पे एक शॉर्टकट एफ की दबाया जो कि या F9। तो F9 होगा या F10 होगा। ऐसा करने पे सिस्टम ने उससे पूछा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चालू करूं, पेन ड्राइव वाला या जो अब तक आप अपनी हार्ड डिस्क से चला रहे थे विंडोज वो। तो हमने बोला पेन ड्राइव वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करो, तो उसने उसको चालू करा। मैं उसको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की, मेरी डिस्प्ले अच्छे से देखना। यस। देखो यहाँ इसने क्या करा, सिस्टम को रीस्टार्ट करा, है ना। जब यस सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा था तो दो तरीके हैं, एक तो मैं शॉर्टकट दबाऊंगा F9 या F10, वो दबाने पर मैं बूट मेन्यू में पहुंचूंगा। अब ये बूट मेन्यू ना हर डिवाइस में अलग दिख सकता है, जैसे यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अलग है, यस। जरूरी नहीं है आप सबको ऐसा ही दिखे, है ना। अच्छा सर, ये एक और बूट बूट मेन्यू मेन्यू है दिख ना? सकता है, रुको। हाँ अच्छा अच्छा। ये दिख रहा है, ऐसा बूट मेन्यू दिखेगा मैं, ऐसा, यस जिसमें मेरी यूएसबी ड्राइव लिखी हुई होगी। मैं यस यूएसबी ड्राइव पे जाके ये वाला, ये दिख रहा है, नेटवर्क, सीडी, हार्ड डिस्क, रिमूवेबल डिवाइस, ये पहले में यस यूएसबी या रिमूवेबल डिवाइस लिखा होगा। मैं इस पर क्लिक करके जब ओके करूंगा, यस। तब जाकर मेरी पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा। सिस्टम को रिबूट करने पे मुझे यहाँ जाना है। मतलब सर जब रिबूट करेंगे उनके बाद फिर F9 या F10 दबाना है ना? हाँ रिबूट सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले हम लगातार F9 या F12 या F10 दबाते रहेंगे। जब अच्छा हम ऐसा अच्छा। करेंगे, एक सेकेंड, आपका विंडोज कौन सा है, 10। यस सर, Windows 10। नहीं बूट मेन्यू नहीं, उससे हम कहेंगे बूट मैनेजर। और सर परसिस्टेंस वगैरह मांग रहा था, तो हम 2 GB दे दिए तो परसिस्टेंट तो कोई बहुत आगे मांगेगा, परसिस्टेंट नहीं। अभी नहीं मांगेगा। तभी मतलब जिस जैसे आईएसओ फाइल उसमें डाल रहे थे ना, तभी परसिस्टेंस वाला आया था।
और 2 एक्स्ट्रा फाइल पता नहीं क्या क्या लोड कर लिया वो। रूफूस को रिमूव करके फिर 2 एक्स्ट्रा कुछ किया है, डाउनलोड हो गया ऑटोमेटिक, उस पर क्लिक किए तो। ठीक है, पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ। बूट ऑर्डर नहीं सेट करना है, इसको हम क्या कहते हैं? एक बार सिस्टम को रिबूट करके F9 शॉर्टकट की दबाते रहना और देखना कि यस। आपकी पेन ड्राइव दिख रही है कि नहीं दिख रही। वो ना दिखे तो F10 दबा, वापस रिस्टार्ट करना सिस्टम को और F10 दबाना। ठीक है, ओके, जब आप ऐसा करोगे तो हो जाएगा ना। और तो सर आप पहुंच जाओगे। रुको, मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ग्राफिक्स दिखा दूं। अब यस। वो चीज ऐसी, सिस्टम बंद होता है तो मैं स्क्रीन शेयर भी करके नहीं दिखा सकता, वरना मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता। इसका ये है, आपके ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब ऐसा होगा बट ऐसी ग्राफिक्स नहीं होगी। यस। वहां पे हम अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और चालू कर देंगे, तो मेरी पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा ऐसे। मतलब पेन ड्राइव तो सेलेक्ट, वो एरो किस होगा। पेन ड्राइव एरो की से सिलेक्ट होगा, बिल्कुल सही। यस। और सर जैसे ये अभी मेरा, शायद आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो मेरा यूएसबी वाला है, तो ये ठीक है क्या, सेटअप वगैरह सब कुछ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जब तक है ना सिस्टम बूट ना हो, जब तक अपन पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम चालू ना करें, तब तक नहीं पता यस। पड़ता है कि हमारा बूट सही हुआ है या नहीं हुआ है। ओके सर। मान लो अगर नहीं होता है, फिर वो जो टूल यूज ले रहा था ना वही ले लेना। कभी कभार होता है ऐसा, है ना, टूल्स का इश्यू आ जाता है। तो यस। अगर हमारे टूल से नहीं होता है तो हम दूसरे टूल से कर लेंगे बूट। और जैसे सर काली को अगर करना है, तो क्या काली को भी इनमें हम रख सकते हैं ना। एक बार मैं चाहूंगा पहले टेल से कर लो, क्योंकि अच्छा बिना अच्छा। वो करे कुछ भी समझ आना बहुत मुश्किल होगा। है ना, आपको अपने सवाल का जवाब तो मिल जाएगा बट फिर आप कर नहीं पाओगे। तो एक बार उससे कर लो, जब हो जाए तो ओ- मुझसे अपडेट ले लेना, मैं और बता दूंगा। और सर एक और प्रॉब्लम है, जैसे आप जो बताए थे कल काली का वो पासवर्ड चेंज करना, तो ई प्रेस करने से मेरे में हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आपका कर्सर बाहर होगा। जब काली स्टार्ट होता है ना, तो ये यस। जरूरी है कि पहले आप अपने कर्सर को काली के अंदर ले जाओ, यानी कर्सर काली पे ले जाके 2-3 बार क्लिक करो स्टार्ट होने से पहले, है ना। जब कर्सर काली के अंदर पहुंच जाए, फिर उसके बाद ई बटन प्रेस करो। कर्सर तो शायद काली, एक बार करे क्या सर, अभी होगा क्या, एक बार सिर्फ। हमारे पास टाइम नहीं बचा, एक बार अभी एक। खुद से ट्राई करना। नहीं हो तो कल मुझे बता देना, मैं फिर से करा दूंगा। बट मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, वो जनरल सॉल्यूशन है, आपका मशीन पक्का काम करेगा। उस पर पहले क्लिक करो, कर्सर काली के अंदर जाना चाहिए, फिर ई बटन प्रेस करो। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल करा दूंगा। यस सनम। यस सनम। सर हेलो 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 फिर से हेलो। रिपीट करना। हेलो सर हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, ऑडिबल है। सर आपने तो, जब आपने ये क्या आपने बताया कि हमने जब हमारे पास फिजिकल डिवाइस होगा तो हम काली का पासपोर्ट चेंज कर देंगे, ठीक है। आपने जो ये बताया टेल्स, ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं अगर वो पीसी ऑन होगा तभी तो मैं उसको चला पाऊंगा। उसका पासपोर्ट कैसे क्या किया है मैंने इससे? मैंने पासवर्ड किस में कह रहे हो? सर आपने बताया, तो आपने सामने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सर आपने कल हमको काली का पासपोर्ट चेंज कर दिया था ना, विदाउट मतलब पासपोर्ट जाने पहचाने हम किसी का भी पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो आपने बताया कि हम एक जनरल प्रोसेस करते हैं तो उससे सभी डिवाइस का मतलब कैसे पासपोर्ट क्या करते हैं आप पता चल जाएगा। तो आपने बताया नहीं कि नहीं फिर। नहीं, मैंने कहा कि एक और तरीका बताता हूं जिससे किसी भी डिवाइस के फाइल और फोल्डर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ सर, हाँ मेरा सर। मोटिव बार बार पासवर्ड चेंज करवाना नहीं था, लॉगिन पेज बाईपास करवाना था, डेटा एक्सेस करवाना था। हाँ सर, टेल्स ही कैसे होता है? टेल्स तो एक टोर है, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, 2 3 महीने पहले ही मैंने सेटअप किया था डार्क वेब पे जाने के लिए। क्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम से हाँ बिना विंडोज के लॉगिन करे हाँ। आप सी ड्राइव का डेटा एक्सेस कर पा रहे थे?
नहीं सर, उससे क्या था, उससे तो मतलब एक टोर का मतलब एक वेबसाइट पे जा रहे थे हम टेल्स का यूज करके। नहीं 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 नहीं, फिर तो आपने हम अच्छे से यूज नहीं किया। जब आपने टेल्स हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर लिया, हाँ पेन ड्राइव आपने अपनी मशीन में लगाई, मशीन को हाँ रीस्टार्ट करा, हाँ है बूट ना, किया। लाइव, हाँ एक बार पूरा सुनना, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हुआ। जब लाइव हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया, तो अब मैं हाँ अपने सारे पार्टीशन, सारे हाँ स्टोरेज डिवाइसेस को यूज ले सकता हूँ। तो मैंने देखा कि सी ड्राइव का जो डेटा है जो विंडोज का हम्म था, मैं वो हम्म। भी सारा एक्सेस कर सकता हूँ बिना विंडोज को लॉगिन करे। ओ सर, वो उस टेल्स के अंदर से हम ये जो हार्डवेयर का जो डिवाइस है वो भी लोग वो भी मतलब कर सकते हैं। एग्जैक्टली सनम। तो आपने तो वो तो मतलब आप बाद में करेंगे। नहीं नहीं, वो ही उसमें मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा था एक बार सब लोग टेल्स लाइव बूट कर लेना, और हाँ उसके बाद आप फाइल मैनेजर में जाना। तो जैसे हाँ ही आप जाओगे ना, आपको सारा आंसर हाँ। दिख जाएगा वहां पे। सर आज तो मैं करके देखूंगा। और मैंने मतलब मैंने पहले मतलब इच्चर से किया था, आपने जो रिफ्यूज का यूज किया मैंने वो नहीं किया सर। हाँ, टूल कोई भी यूज लो, मतलब मैं भी वो- टूल्स पे कभी बाउंड नहीं करता, क्योंकि देखो हाँ टूल्स तो कोई भी हो, काम तो सब एक कर रहे हैं, बूट कर रहे हैं, कोई अच्छा कर हाँ रहा है, कोई हो सकता है सही से ना करे। हाँ तो आप रिफ्यूज हाँ। की जगह दूसरा भी यूज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सर आपने कल एक बताया था रीडोस के बारे में, रीडोस जो एडवांस होता है मतलब सबसे एडवांस होता है रीडोस। तो आपने बताया कि मतलब एक मशीन डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, उसके बाद वो फिर से एक और मशीन को देता है, उसके बाद वो अटैकर पर अटैक करता है, ठीक है। और आपने बताया कि उस अगर ये करेगा तो हैकर पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये तो पकड़ सकता है ना हैकर। अभी जो हम कर रहे हैं ऐसा कह रहे हो? मतलब सर ऐसा ऐसा टाइप का है, अगर मैं अगर टेल्स भी यूज किया ठीक है, फिर भी तो मेरे को हैकर पकड़ सकता है, क्योंकि मेरे को तो वो तो लिंक होगा ही ना, एक सर्वर के बाद एक सर्वर। हाँ देखो, होता क्या है कि हम अपनी तरफ से अनोनिमस रहने की कोशिश तो कर सकते हैं, हाँ लेकिन चांसेस हमेशा रहते हैं कि हमें कोई ना कोई पकड़ सकता है, क्योंकि कमियां जो है ना वो रहती है कहीं ना कहीं। हमने अनोनिमस सर रहने का टॉपिक जो सीखा था, उसके बाद भी कोई मुझे पकड़ सकता है ना? क्यों पकड़ सकता है? क्योंकि सर कमियां रहती है कहीं ना कहीं। सर टेल्स तो मतलब 100% नहीं है, वो तो मतलब फिर पकड़ सकता है कोई भी। 100, हाँ 100% कुछ भी नहीं है, सच कहे तो 100% कुछ नहीं है, वो अच्छे लेवल पर अनोनिमस रख रहा है। हाँ सर, वो तो मेरे को लगता है 50-60% तक ही होगा, उसके ज्यादा तो नहीं होगा टेल्स। आ, हाँ मतलब ये अपने देखने के नजरिए हैं कि अपन उसे कितना परसेंटेज कहेंगे, लेकिन 100% नहीं कह सकते, और सर क्योंकि सर कहीं सर ना एक कहीं हम भी गलती कर देते हैं तो ही हम हैक हो जाते हैं। सर एक और बात थी, मतलब सर जैसे कि मेरे कॉलेज में सर मतलब बीएससी इन आईटी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे कॉलेज में क्या है कि कुछ पढ़ाते तो कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो जैसे अशफाक का कॉलेज है, वो तो मतलब फोरेंसिक कर रहा है, तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा। मेरे कॉलेज में तो कुछ पढ़ाता वढ़ाता है नहीं, ठीक है। तो मैं मतलब अभी तो हैकिंग का मतलब इंटरेस्ट है मेरे को, एथिकल हैकिंग का। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को मतलब एक दिन 5-10 मिनट बैठ के आप मेरे को स्कोप समझाए कि ये तो बेसिक्स मैंने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैं कौन से डोमेन में किस तरह का इंटरेस्ट हो तो जा सकता हूँ, मतलब 5 मिनट आप अगर बताए तो कुछ एक क्लास में। समझा मैं 5-10 मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा समझाऊंगा, या 2 दिन तक समझाऊंगा। आपके एक बैच के एंड में एक सेक्शन है, एक सेशन है, जो हाँ कि है आपकी करियर काउंसलिंग को लेकर, करियर हाँ गाइडेंस को लेकर। तो उसमें मैं हाँ यही सारी बातें समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा, 1-2 दिन तक बढ़िया समझाऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, पढ़ाई कैसे करें और किस फील्ड में करें, सब कुछ डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। सर सर एक और बात था, बेटर डेवलपर बेटर हैकर, ये इसका से आगे नहीं। हेलो थोड़ा फास्ट हेलो। सनम, क्योंकि मुझे नेक्स्ट बैच के लिए सर भी सर जाना है। लास्ट 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 क्वेश्चन, बेटर डेवलपर बेटर हैकर सर, ये ऐसा से कि नहीं। वापस रिपीट करो, क्या कहा आपने? सर एक बहुत अच्छा डेवलपर एक बहुत अच्छा हैकर होता है सर, ये बात सच है कि नहीं। अह एक बहुत अच्छा डेवलपर एक एक बहुत अच्छा हैकर वेबसाइट होता में, मतलब जैसे वेब डेवलपर है ना, तो है एक सर, कोई बहुत भी अच्छा वेब डेवलपर अगर। डेवलपर वेबसाइट में कमियां अच्छे से ढूंढ सकता है, लेकिन वो अच्छा, मतलब समझ रहे हो, फील्ड है ना बहुत सारी। तो एक बहुत हाँ अच्छा डेवलपर वेबसाइट में अच्छी कमी ढूंढ सकता है, एक बहुत हाँ अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्किंग में कमी अच्छे से ढूंढ सकता है, एक बहुत हम्म अच्छा हार्डवेयर बनाने वाला बंदा हार्डवेयर में कमी अच्छे से ढूंढ सकता है। तो जो हम्म क्रिएटर होता है वो हैक हम्म। अच्छे से कर सकता है, ये बात सच है। ओके सर, ओके सर, सर सॉरी सर, आज थोड़ा टाइम ले लिया मैंने सर, सॉरी, थैंक यू सर। इट्स ओके। श्याम, मैं आपका जो भी डाउट है वो कल कंटिन्यू कर लूंगा, आप उसे कहीं नोट कर लेना, है ना? टाइम की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो मैं कल कंटिन्यू कर लूंगा।
फिलहाल आज की क्लास यहीं एंड करूंगा। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको।